नमस्कार मित्रों, हम रेलवे के लिए जो 50 नंबर का प्रोफेशन एबिलिटी वाला सेक्शन है उसके लिए इग्नू के नोट्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज का टॉपिक है आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का उदय कहाँ से होता है? क्या यह व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है या कोई बाहरी शक्ति है? यह प्रश्न है जो हम में से अधिकांश लोग पूछते हैं। आप कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का उदय आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन के कारण होता है। यह भय, लक्ष्य और सामाजिक दबाव के कारण भी होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह रुचि, विश्वास और अपेक्षाओं के कारण भी होता है। आइए हम जानते हैं। ये क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम स्किप कर देते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। उपर्युक्त उत्तरों से यह स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा के लिए बाह्य, आंतरिक और वैयक्तिक कारण होते हैं। ये कारण अभिप्रेरणा की बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में वर्गीकृत करते हैं। बाहरी कारणों जैसे पुरस्कार अथवा कुछ अन्य चीज़ें, प्रलोभन, जो कार्य करने के लिए बाह्य तत्व हैं, जिन्हें जन्मा अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें अभिप्रेरणा का सूत्र कार्य के अंदर निहित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा उन क्रियाकलापों से संबंधित है जो अपने आप में पुरस्कार हैं। ऐसी स्थितियों में कार्य अपने आप में इतना रुचिकर होता है कि उसे अभिप्रेरणा के किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में नियंत्रण का केंद्र व्यक्ति के अंदर होता है, मतलब व्यक्ति आंतरिक रूप से नियंत्रित और अभिप्रेरित होता है। हम कह सकते हैं कि दोनों में मुख्य अंतर यह है कि क्रिया करने के लिए कार्य कारण का केंद्र आंतरिक एवं बाह्य है। ये क्रियाकलाप बताया गया है। अभिप्रेरणा के उपागम। विभिन्न विचारधाराओं में अभिप्रेरणा की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। इस भाग में हम अभिप्रेरणा को समझने के लिए 4 उपागमों, व्यवहारात्मक, मानवतावादी, ज्ञानात्मक और सामाजिक उपागम की व्याख्या करेंगे। व्यवहारात्मक उपागम कक्षा में अभिप्रेरणा के संदर्भ में बाह्य पुरस्कार और दंड की भूमिका से संबंधित है। इस उपागम के अनुसार किसी विशेष व्यवहार को प्रोत्साहित अथवा निरुत्साहित करने में प्रोत्साहन के रूप में दिए गए उद्दीपक की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका अति महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी पुरस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह उपागम शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक अभिप्रेरित करने के लिए ग्रेड्स, स्टार्स, पुरस्कार, प्रमाणीकरण, प्रशंसा आदि पर बल देता है। मतलब कि व्यवहारात्मक उपागम ये है जो हम अपने व्यवहार के द्वारा किसी को अभिप्रेरित या बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे बच्चे को हमने कार्य दिया और बच्चे ने कार्य समय पे और सही तरीके से पूरा किया, तो हम उसको वेरी गुड या स्टार्स बना देते हैं, जिससे बच्चे में अभिप्रेरणा आती है कि हम ये कार्य दोबारा करेंगे, हमें इसी प्रकार से तारीफ मिलेगी। उसे कहते हैं व्यवहारात्मक उपागम। मानवतावादी उपागम व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षार्थी को भविष्य के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण की क्षमता पर बल देता है। इस उपागम का मत है कि आंतरिक स्रोत जैसे प्रतियोगिता की भावना, आत्मसम्मान, स्वायत्तता और आत्मानुभूति आदि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले कारक हैं। मेस्लो का आवश्यकता श्रेणी क्रम इस उपागम का अच्छा उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी प्रतियोगिता में जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है और आपके आस पड़ोसियों सबको पता है कि इन्होंने सीटेट का फॉर्म भर रखा है। सबकी नज़र होगी कि आपने वो परीक्षा पास करी कि नहीं। आप उनको, अपने जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपको देखते हैं पढ़ते हुए, तो आप सोचेंगे कि अगर मैं परीक्षा नहीं पास कर पाई तो इनको मैं क्या जवाब दूंगी। तो आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेरित हैं और आप पढ़ाई करने में मन लगाएंगे। ज्ञानात्मक उपागम का मत है कि अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों के विचारों के कारण घटित होती है। वे अधिगम में बाहरी अभिप्रेरणा में विश्वास नहीं रखते। उनका विश्वास है कि शिक्षार्थी की अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा उनके गुण व्याख्या करना, स्पष्टीकरण, क्षमा याचना करना और उनका अपने वातावरण को नियंत्रित करने का विश्वास अभिप्रेरणा में सहायक होते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं
जो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं। जैसे पिछले उदाहरण से हम देखते हैं कि आपने फॉर्म भरा, ये किसी को पता है या नहीं पता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फेल या पास होने का भी कोई कुछ पड़ा नहीं है। आपको पढ़ाई करने से मतलब है तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। आपको आंतरिक या बाह्य किसी प्रकार की कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से उस चीज़ को करने के लिए रेडी हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा में आती है। सामाजिक विचारधारा का विश्वास, सामाजिक समूह में मान्यता, प्रशंसा और पहचान पाने की इच्छा शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करती है। जबकि शिक्षार्थी अपने समवाय समूह के साथ समय व्यतीत करता है, अपने समवाय समूह, माता पिता और रिश्तेदार के साथ नज़दीकी संबंध बनाता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में अपने कार्यों की पहचान की इच्छा उसे अभिप्रेरित करती है। यह उपागम विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए समुदाय में भागीदारी, पहचान और अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर बल देती है। आइए अधिगम में अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मतलब हमारे अधिगम में इसको किस प्रकार से सहयोग है। यह व्यक्ति को अधिगम के लिए अपेक्षा से अधिक संलग्न, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें उसमें डालती है। इसमें शिक्षार्थी के मानसिक प्रयासों की विशेषता सम्मिलित है। वो मानसिक रूप से प्रयास करता है। प्रत्येक अध्यापक यह मानता है कि उसके शिक्षार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन यह कभी भी सत्य नहीं होता। एक अध्यापक के रूप में आपको कुछ निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए सभी शिक्षार्थी को कक्षा के सभी क्रियाकलापों में क्रियात्मक रूप से संलग्न करें, अर्थात अधिगम हेतु अभिप्रेरणा की अवस्था निर्मित करें। मतलब आप ऐसे माहौल बनाएं कि आपका बच्चा सीखने के लिए रेडी हो जाए। अपने शिक्षार्थी में सीखने के लिए अभिप्रेरित होने की आदत विकसित करें कि वो सीखने के लिए रेडी हो। अपने शिक्षार्थी जीवन भर जब भी उनसे सीखने का अवसर प्राप्त हो, विभिन्न स्रोतों से सीखने के लिए तैयार रहने चाहिए। उन्हें विचारशील बनाएं, वो विचार करें कि वे क्या पढ़ते हैं, इसमें विषय में गहराई से सोचें। इस हेतु उन्हें मूल विचारों की व्याख्या, सारांश, अपने शब्दों में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना, संबंधों, चित्रों माध्यम से प्रस्तुत आदि क्रियाओं का अभ्यास करवाया जा सकता है। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी? शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि आप भाषा, गणित, विज्ञान आदि के अधिक केंद्रों का विकास कर सकते हैं, जहां आप शिक्षार्थी को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपनी पसंद की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप कुछ समरुचि समूह भी निर्मित कर सकते हैं, उनकी रुचि के अनुसार समूह बना सकते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अध्यापक के रूप में आपके उत्साह, आत्मविश्वास और आपकी अपने विषय में निपुणता शिक्षार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपको अपने शिक्षार्थियों की योग्यता और कुशलता में उनके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाना चाहिए। बच्चों के शैक्षिक कार्य को अधिक आनंद और रुचिपूर्वक बनाएं। कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां शिक्षार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने, विचार विमर्श, तर्क स्वतंत्र हो, आलोचनात्मक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षण को शिक्षार्थी के स्तर से आरंभ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उसके जो बच्चे के, ये नहीं है कि छोटा बच्चा है तो आप उसके लेवल की उसको मोटिवेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आगे जाके बोलें जो बच्चा समझ ही ना पाए। अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में आपकी स्पष्ट विशिष्टता और लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता शिक्षार्थियों को प्रेरित करती है। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की भावना बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करती है। शिक्षार्थियों में स्वयं अपनी तुलना की आदत को बढ़ावा दिया जाए, जैसे उनमें सुनने की आदत विकसित की जाए। वे स्वयं चिंतन करें क्या गलत है और क्यों गलत है। बच्चों के कार्यों की आपस में तुलना करने से बचना, एक दूसरे बच्चों की तुलना करने से बचना होता है। शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की आदत विकसित करें। वो समस्याओं को देखें, समझें और उनको समाधान करें। उन्हें समस्या
समस्या का विश्लेषण करने, समाधान पता लगाने और सर्वाधिक उचित समाधान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हो गए हमारे टीचर्स के गुण। अभी नया चैप्टर है अभिक्षमता, यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।